नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में सत्ता के लिए राजनीतिक हलचल तेज है। निगाहें बीजेपी पर लगी हुई हैं कि वो किसे अब मनोहर पर्रिकर की जगह मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेगी, क्योंकि गोवा में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ वो मिलकर सरकार चला रही है और सहयोगियों की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। इससे पहले हालांकि मनोहर पर्रिकर ने सहयोगियों को साथ रखने का काम बखूबी निभाया था। हालांकि सहयोगी दलों को एकजुट रखने और बीजेपी विधायकों की राय जानने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीती रात ही गोवा पहुंच चुके थे। इस बीच कांग्रेस ने भी बहुमत का दावा किया है, जिससे कुर्सी की लड़ाई थोड़ी रोचक हो गई है। बीजेपी ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, निर्दलीय विधायकों के समर्थन से गोवा में सरकार बनाई थी और गोवा विधानसभा की कुल 40 सीटें, जिसमें मौजूदा विधायकों की संख्या 36 है और 4 सीटें रिक्त हैं, जिसमें कांग्रेस के 14 विधायक हैं और भाजपा के 12 विधायक शामिल हैं। हम समझेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए कि गोवा में अब राजनीतिक लड़ाई किस तरीके से है और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सहयोगी जो दल हैं उनकी भूमिका किस तरीके से दिखती है और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके जरिए अब वहां पर नई सरकार के वो चेहरे के तौर पर सामने आ सकते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। प्रदीप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर राजवीर शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी, जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर सरकार चला रहे थे और ये कहा जा रहा था कि उनके बिना गोवा में सहयोगियों को साथ लेकर सरकार चलाना असंभव सा था, अब उनके बाद कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, क्योंकि नितिन गडकरी साहब का जो अभी बयान आया उसमें यही है कि पार्टी ने ज़रूर तय कर लिया है लेकिन अभी सहयोगियों के साथ उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। देखिए कविन जी, ऐसा है कि मनोहर पर्रिकर का जो कद था वो बड़ा, एक तरह से कहें टावरिंग पर्सनालिटी जिसको कहते हैं वो था। उनके साथ चलने के लिए पार्टी में जो गुट थे और जो सहयोगी दल थे दोनों तैयार थे, इसीलिए उनको केंद्र से जो है रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। जो अभी इस विधानसभा की स्थिति है उसमें विभिन्न दलों की जो शक्ति है उसमें बीजेपी के लिए मजबूरी है सहयोगी दलों की राय को भी ध्यान में रखना। बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि हम किसी को भी बना देंगे, आपको समर्थन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो 2 क्षेत्रीय दल हैं, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी, इन दोनों पार्टियों के नेता खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब मनोहर पर्रिकर नहीं है। दरअसल मनोहर पर्रिकर के सीट से हटने के बाद सब बराबर के नेता लगभग हो गए, तो सबको लग रहा है कि हम जिसको भी बीजेपी बनाने जा रही है अनुभव में, क्षमता में उससे हम कम नहीं हैं। तो इसलिए उनको मनाना, अब मनाने का क्या तरीका है, ऐसी इस परिस्थिति में मनाने का तरीका ये होता है कि हमको और क्या दे रहे हैं। तो पहली शुरुआत इससे हुई कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, फिर ये हुई कि हमारे मंत्रियों की संख्या बढ़ाइए। अब गोवा जैसे राज्य में, छोटा सा राज्य है, उसमें मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की भी सीमा है। अगर मंत्रियों की संख्या बढ़ा दे बीजेपी तो पता चला मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी का कोई मंत्री ही नहीं बचेगा। तो एक स्थिति ये है। दूसरा, अब अभी जो आपने जिक्र किया कि नहीं, राहुल जी ने बताया कि 2 मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो स्थिति है इस विधानसभा की, उसमें कोई स्थिर सरकार और वो कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें शक लगता है। तो कितने दिन हो सकता है बन जाएगी, बल्कि बन ही जाएगी, लेकिन वो कितने दिन चलेगी, कार्यकाल पूरा कर पाएगी कि नहीं। 4 सीटों के लिए जो है बाई इलेक्शन, 4 में से 3 के लिए अभी 29 अप्रैल को वोट पड़ना है, बाई इलेक्शन है। तो 2 में से जो है कांग्रेस छोड़कर आए हुए लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, उसकी वजह से हो रहा है। एक विधायक के निधन की वजह से, अब पर्रिकर साहब का निधन हुआ तो उसके बाद ये बाई इलेक्शन बाद में होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी ये है कि बीजेपी गठबंधन में नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद अपनी पूरी शर्तें मनवाने की स्थिति में नहीं है। उसको अपने सहयोगी दलों को कंसेशन देना पड़ेगा। अब ये बीजेपी के नेतृत्व पर है कि वो कहाँ तक जाना चाहती है। क्या वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में सरकार बनी रहे इसके लिए तैयार है, या एक हद तय कर दिए कि नहीं, इसके बाद अगर हम सरकार नहीं बना पाते हैं, हमारी बात नहीं चलती है,
तो हम विधानसभा भंग करके नए चुनाव में जाएंगे। राहुल जी, क्योंकि पर्रिकर साहब के अंदर जो राजनीतिक कुशलता यानी कि सबको साथ लेकर चलने का था, वो मादा हमने देखा था। इस वक्त जो अब इस चेहरे बचते हैं बीजेपी के पास, जिसमें दो नाम हैं, विनय तेंदुलकर, प्रमोद सावंत, और जिसमें प्रमोद सावंत के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? और ये जो खूबी गुजरात में, क्योंकि जब पार्टी जिसके पास बहुमत का आंकड़ा वो ना हो और छोटे छोटे दलों पर, अब ये तो तय है कि ये एक अस्थिर सरकार रहेगी, जो भी सरकार बनेगी। और जो संभावनाएं लग रही हैं, जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि प्रमोद सावंत जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री हों, और दोनों जो तीन विधायकों वाली दो उनकी समर्थक पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं विजय सरदेसाई और सुदिन धवलीकर, ये उप मुख्यमंत्री हों। तो दो उप मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री बीजेपी का बने, ये मुझे लगता है कि एक ऐसा फार्मूला है जिस पर बात बन सकती है। क्योंकि जैसा प्रदीप जी ने बताया कि वहाँ पे मंत्रियों की संख्या बढ़ाने से बात बनेगी नहीं, उससे नए तरह के असंतुलन पैदा होगा। तो अब इन दोनों पार्टियों के तुलना में बीजेपी के विधायकों की संख्या चार गुना है। 12 और 3 में बहुत भारी अंतर होता है। तो दोनों मिला लें तो भी वो 6, और उसके बाद 6 दोनों को मिला के फिर भी दुगनी बनती है। तो इसका कोई तर्क नहीं है कि इनमें से किसी को भी ज़्यादा बड़ी संख्या में मंत्री पद दिए जाएं और दोनों कहेंगे कि हमें बराबर ही मंत्री पद दिए जाएं, तो वो काम वो नहीं हो सकता। तो जो सबसे संभावना लग रही है वो यही है कि एक मुख्यमंत्री और दोनों पार्टियों के नेता उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में हो। इसके बाद अगला जब ऐसे मामले आते हैं तो फिर अगला जो जिस पर सौदेबाजी होती है कि मंत्रालय कौन से दिए जाएं, किस पार्टी को। हर पार्टी अपने लिए महत्वपूर्ण यानी कमाऊ मंत्रालय भी चाहती है, महत्व के और सत्ता के वो चाहते हैं। वो अभी उसके बाद तय होगा, पहले तो ये तय हो जाए कि कैसे होगा। लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा कि ये एक अस्थिर सरकार ही रहने वाली है। अब गोवा में स्थिरता तभी आएगी जब नए चुनाव होंगे, जो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा, और एक हम आशा करें कि एक स्पष्टतर स्थिति और विधानसभा बनती है। राजवीर जी, क्योंकि अब जब गोवा की जनता ने जिस तरीके की सरकार देखी और उसके बाद अब अल्प बहुमत की सरकार के साथ, जहां पर अब ऐसा लगता है जिस तरीके से अब तक खबरें आ रही हैं कि जो सहयोगी दल हैं वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हावी होने की कोशिश करेंगे, बार्गेन कर रहे हैं। देखिए, एक तो बात ये स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो जो सहयोगी दल बार्गेनिंग पोजीशन में इतनी पहले नहीं थे, वो बार्गेनिंग पोजीशन में हैं, तो नेचुरली वो बार्गेनिंग पोजीशन में आकर के बार्गेनिंग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अपने दोनों सहयोगियों से सहमत होते हुए भी, कि जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है वो केवल एक पार्टी बीजेपी से जुड़ी हुई नहीं है। जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, वो भी सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है। और मुझे लगता है कि जो सहयोगी दल बीजेपी के हैं वो 10 बार सोचेंगे कि अगर हमने कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा तो क्या उससे उनको कोई फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि 15 लोग हैं उनके, कांग्रेस के भी ज़्यादातर, अगर एनसीपी को भी हम कांग्रेस के साथ लगा लें तो 15 लोग उनके बनते हैं, जो फिर भी चार सदस्य कम हैं। इसका मतलब है कि उनको अगर वहाँ के हमारे ये जो बीजेपी के सहयोगी हैं, सपोज़ वो उनको तोड़ने की कोशिश करें, तो उनमें से ज़रूरी तो नहीं है कि वो वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री बनेगा या वहाँ पर वो कोई उनको बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो दे देंगे। वही सीमाएं वहाँ पर भी होंगी। तो इसलिए जिस दल के साथ उन्होंने काम किया है बीजेपी के साथ, ये बात सच है कि मनोहर पर्रिकर जैसे जो टावरिंग पर्सनैलिटी हैं वो आज वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रैग्मेटिक व्यू मुझे लगता है कि बीजेपी के सहयोगी लेंगे। और उसके बाद जब सरकार बन जाएगी, जैसा अभी राहुल जी कह रहे थे कि 2 मुख्यमंत्रियों के ऊपर कोई चर्चा सहमति बन सकती है, अगर ऐसा हो जाता है और साथ में अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो का, वो कहें कि संख्या को छोड़िए लेकिन हमारा पोर्टफोलियो हमारी इच्छा के अनुसार मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो परिपक्व एक अप्रोच होनी चाहिए वो ये कि कहाँ तक वो अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन समझौता एक सीमा तक ही होना चाहिए। सरकार चलाना केवल मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सरकार चले और सरकार परफॉर्म करे, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिए अगर केवल एक साठगांठ करके और केवल प्रेशर के सामने झुक कर के सरकार बनती है, तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा इतना नहीं होना चाहिए कि एक मजबूर सरकार के तौर पर सरकार काम करे। मुझे तो लगता है कि मजबूर सरकार बनाने की बजाय अच्छा ये होगा कि वो
वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लागू करें और दूसरा एक फ्रेश चुनाव हो। प्रदीप जी, कांग्रेस की अगर बात करें, नंबर्स हालांकि नहीं है कांग्रेस के बाद, लेकिन जिस तरीके से दावा पेश किया जा रहा है बार बार और ये कहा जा रहा है कि हम सपोर्ट हमारे पास पूरा है, क्या यहाँ पर कांग्रेस जो ये छोटे दल हैं जिस तरीके की बार्गेन कर रहे हैं उनको आगे करके कुछ नया पैतरा, कोई नया दांव चल सकती है? देखिए, कांग्रेस में एक तरह का इस समय डेस्परेशन है और वो डेस्परेशन आप देखिए कर्नाटक चुनाव से लगातार दिख रहा है। किसी भी तरह से बीजेपी को हटाना, अगर अपनी बीजेपी की एक आंख फोड़ने के लिए दोनों फोड़नी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। कर्नाटक में बड़ी पार्टी होते हुए भी उन्होंने एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस को मुख्यमंत्री का पद दे दिया। तो अभी चुनाव, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में ये मैसेज वो देना चाहेंगे कि एक और राज्य में हमारी सरकार बन गई। वो सरकार चलती है, 4 महीने में गिर जाए, 6 महीने में गिर जाए, ये या नहीं चलती है, कौन मुख्यमंत्री होता है, शायद इससे भी उनका बहुत ज़्यादा सरोकार इस समय नहीं होगा। तो वो इन 2 क्षेत्रीय दलों में से किसी एक को तोड़कर जो है ये कोशिश कर सकते हैं कि उनका मुख्यमंत्री बना दे। ऐसा होगा ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल साथ हैं बीजेपी के, उनको मालूम है कि बीजेपी दूसरी वैकल्पिक सरकार बनने नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति आएगी तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। वही डर है जो उनको उधर जाने से रोकेगा। वरना कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो वो इस तरह का प्रलोभन दे सकती है, देगी कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा कर सकती है। उसको उसके खाते में एक सरकार और आएगी। उससे बड़ी उसके लिए उपलब्धि ये है कि बीजेपी एक और राज्य से सत्ता से चली जाएगी। तो कांग्रेस आज, अगर आपने सुना हो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान इस पर, तो बड़ा आश्चर्य था। मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर की यात्रा चल रही थी, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। वो कह रहे थे हमको एक अवसर मिला है। किसी की मौत में राजनीतिक अवसर ढूंढना, आप मतलब ये सोचते हुए, तो इससे लगता है कांग्रेस की मनस्थिति का पता चलता है कि वो किस हद तक जाने को तैयार है और परिस्थिति को वो किस नज़र से देख रही है। क्योंकि कई सारे कांग्रेस के जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं उनके बयान इस वक्त मैं देख रहा था राहुल जी, और कहते हैं राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। और जब जैसे कि कह रहे हैं प्रदीप जी कि कांग्रेस की ज़रूर पहला एजेंडा इस वक्त था कि किसी तरीके से बीजेपी को वहाँ से बाहर किया जाए, उसके लिए भले ही छोटी पार्टियों के मुख्यमंत्री को स्वीकार कर लिया जाए। इसकी उम्मीद या संभावना कितनी ज़्यादा दिखती है? और क्योंकि अगर लीगलिटी में या संवैधानिक तौर पर एक सरकार चल रही थी, उसके मुखिया का निधन हो जाता और ऐसे में बहुमत साबित करने या फिर बनाने का दावा जो है वो जाहिर है उसी गठबंधन के पास होगा। एक तो मैं समझता हूँ कि इसमें राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और मृदुला सिन्हा जी वहाँ पर हैं जो बीजेपी की और संघ की पुरानी कार्यकर्ता हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि उनकी पसंद, पहली पसंद क्या होगी। अब बिल्कुल ही एक ऐसी स्थिति उनके सामने आ जाए कि विधायकों की परेड जैसी कुछ हो जाए और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ 19 विधायकों को अपने पक्ष में होना उनका सिद्ध कर सके बीजेपी से पहले, तो फिर कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना बनती है। दूसरी चीज़ ये अब स्पष्ट है कि चाहे राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू हो या कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी किसी की भी बने, अगला चुनाव जल्दी वहाँ पर कराना पड़ेगा। उसमें जो ये तीनों जो फॉरवर्ड गोवा पार्टी और एमजी महाराष्ट्रवादी गोमांतकवादी पार्टी है, वो दोनों में उनमें और बीजेपी के बीच में एक वैचारिक पुराना और वैचारिक साम्य है। एक तरह के सहयात्री, वैचारिक सहयात्री वो हैं। विजय सरदेसाई आदि ये सब बीजेपी से ही निकले हुए लोग हैं। तो उनके लिए अगले चुनाव में बीजेपी से दगा करके उसको छोड़कर एक दूसरी वैचारिक पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ना और उसके बाद फिर अगले चुनाव में जाना, उनके लिए जरा वो भी कठिन एक होगा, उनके लिए आसान नहीं होगा। हालांकि गोवा की राजनीति में ये कोई बड़ी नई बात नहीं है, वहाँ पे बहुत अस्थिरता रही है। 31 साल में 18 वहाँ पे मुख्यमंत्री अलग अलग हो चुके हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो गोवा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं तो फिलहाल संभावना अभी भी बीजेपी सरकार की ज़्यादा है। राजवीर जी, क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि मौके और अवसर आने के बाद विचारधारा, गठबंधन सब कुछ बदलते रहते हैं, और यहाँ पर अगर इन छोटी पार्टियों के साथ कांग्रेस के पास उनकी नंबर्स के लिहाज से देखा जाए 14 संख्या है, लेकिन सहयोग देने के नाम पर क्या ये छोटे दल आ भी सकते हैं? जिस तरीके की बार्गेनिंग वो चाहते हैं, मुख्यमंत्री का पद या फिर बड़े पोर्टफोलियो, और उससे खतरा हो सकता है वहाँ पे जो मौजूदा सरकार थी। मुझे अगर
आज की स्थिति में देखें तो ये छोटे दलों के हित में नहीं होगा, और छोटे दल इस तरीके का मुझे लगता नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। एक धमकी के तौर पर वो इसको इस्तेमाल करते रहें जब तक फैसला ना हो। मुझे लगता है कि ये जो फार्मूला अभी राहुल जी बता रहे थे कि 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री बने, उसी फार्मूले से काम मुझे लगता है कि होगा। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ने मान लीजिए किसी छोटे दल के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो जो छोटे दल हैं उनमें भी तो आपस में फिर झगड़ा होगा ना कि उसको ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया, मैं क्यों नहीं। तो जब इस तरीके की झगड़ेबाजी शुरू होती है तो वो सरकार स्थिर नहीं हो सकती है और वो सरकार चलेगी भी नहीं। दूसरी बात यह है कि कर्नाटका का जो अभी प्रदीप जी जिक्र कर रहे थे वो सही बात है कि कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, ये सिद्ध करने के लिए कि बीजेपी का अब गोवा में भी कोई अस्तित्व नहीं रहा, हमने उसको भी वहाँ से हटा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे दल हैं वो इस बात पर ज़रूर सोचेंगे 1 बार 10 बार कि वहाँ पर जो कुमार स्वामी की इस समय स्थिति है वो सिवाय एक कैप्टिव व्यक्ति के, कैप्टिव चीफ मिनिस्टर के और कुछ है नहीं। कई बार वो खुद कह चुके हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, और कई बार तो लगा कि शायद उन्होंने ये धमकी भी दी कि मैं अगर ज़्यादा ऐसे ही चला तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। ऐसी जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और सहयोगी दल जैसा अभी राहुल जी बता रहे थे कि साम्यक जो वैचारिक साम्यता है वो भी एक रोल प्ले करती है। पुराने संबंध हैं, 2 साल उन्होंने अभी भी मनोहर पर्रिकर जी के साथ में काम किया है और उसमें कोई तनाव नहीं आया है। भले ही इसमें उनकी मनोहर पर्रिकर जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बिना मनोहर पर्रिकर के क्या छोटे दल यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं खड़ी करेंगी? और जो मजबूत सरकार यहाँ पर जिस तरीके से सरकार चल रही थी उसकी छवि को झटका नहीं लगेगा अगर वो बार्गेन करते हैं और बार बार परेशानी वाली बात जरूर लगेगा। मुझे लगता है कि यही चीज़ है कि जहाँ पर जो सहयोगी दल हैं और जो बीजेपी है उन सबका एक सामूहिक विचार इस प्रकार का होना चाहिए कि गोवा के लिए जो काम करने की, गोवा के विकास के लिए जो एक रेखा, जो एक रास्ता मनोहर पर्रिकर जी ने तय किया है, उस विकास के रास्ते पर अगर चलना है तो दोनों को साथ रह कर के ही काम करना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर इस पूरे परिदृश्य को हम देखें, अभी जो राहुल जी बात कर रहे थे कि राज्यपाल की भूमिका इसमें होगी, परेड करना अब पहले परेड करना अलाउड था कि परेड करने के आधार पर या सूची मांग करके गवर्नर ये तय करते थे कि भाई किसको इनवाइट करें। अगर मान लो किसी कोई संशय होता है, कोई संकट पैदा होता है, तो पहले ये होता कि या तो वो सूची बना लेते थे और गवर्नर के यहाँ पेश करते थे कि हमारी ये दोनों सूचियाँ हैं, आप तय कर लें, या ऐसे ही अपने अपने MLAs को वो राजभवन ले जाते थे, उनकी काउंटिंग होती थी और उसके ऊपर वो गवर्नर तय करते थे कि क्या करना है। लेकिन अब ये दोनों पद्धति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब जो भी फैसला होगा वो सदन के पटल पर होगा। सदन तय करेगा कि उसके साथ बहुमत है कि नहीं। इसलिए पहले गवर्नर किसी को भी इनवाइट कर सकता है जो उसके जजमेंट में मेजॉरिटी कैरी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस सिलसिले में भी अगर कहीं पर कोई ऐसी बात आती है तो बीजेपी का जो गठबंधन है उसी के किसी नेता को गवर्नर भी इनवाइट करेंगे और उसके बाद जो सदन का पटल है उस पर तय होगा कि मेजॉरिटी वो प्रूव कर पाते हैं कि जो इमेज की बात है, जिस तरीके से क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हैं इस वक्त, और ऐसे में गोवा में जो इमेज होगी और जिस तरीके से वहाँ पर काम होता रहा है, क्या ये एक बड़ा मुश्किल दौर हो सकता है कि जब छोटे दल वहाँ पर बार्गेन ज़्यादा कर रहे हों और ऐसे में सरकार को चलाना और कुछ दिनों के बाद परेशानी का सबब बनना, या उससे बेहतर है कि मजबूत सरकार के लिए इंतजार करना? नहीं, देखिए, इस सरकार का जन्म ही इसी परिस्थिति में हुआ है। आप याद कीजिए, हम 2 साल पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का जो है आग्रह था या शर्त थी कि मनोहर पर्रिकर ही मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हम समर्थन देंगे, नहीं तो वो उधर भी जा सकते थे। तो आज फिर वही स्थिति हो गई है। सवाल इसका नहीं, देखिए, बार्गेनिंग तब होती है जब आप चाहें कि हमको ये दे दीजिए, तब हम तय करेंगे कि दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, इसको देने का क्या। वो कह रहे हैं कि हम ही तय करेंगे कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये हम तय करेंगे, हमसे पूछिए। तो ये किसी पार्टी के लिए, पार्टी के स्वाभिमान के लिए
थोड़ी मुश्किल बात है। अब देखिए गवर्नर के सामने क्या क्या स्थिति आ सकती है। मान लीजिए इन दोनों दलों से भाजपा की बात नहीं बनती और इन दोनों दलों में से दोनों या कोई एक गवर्नर को चिट्ठी लिख देता है कि हमने समर्थन विड्रॉ कर लिया, अब हमारा समर्थन जो है ये बीजेपी सरकार के साथ नहीं है, या वो ये इसके चिट्ठी लिखने के साथ ही ये भी चिट्ठी कांग्रेस पार्टी को लिख के देते हैं गवर्नर को देने के लिए कि हम कांग्रेस विधायक दल के नेता का समर्थन करते हैं। तो गवर्नर के सामने दो स्थितियां होंगी। वो अगर मानते हैं कि ये स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार का बहुमत शक के दायरे में आ गया है, तो वो कह सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस वोट लीजिए। तो एक स्थिति ये हो सकती। दूसरा, अगर ये स्थिति बीजेपी ये दावा नहीं कर पाती कि ये जो हमारे साथ दो पार्टियां थीं वो अभी भी हैं, तब गवर्नर बुला भी सकती है कांग्रेस विधायक दल के नेता। लेकिन अभी समस्या ये है कि न कांग्रेस ने औपचारिक रूप से अपने संभावित सहयोगियों की सलाह से नेता चुना है, न बीजेपी अभी तक चुन पाई है। तो गवर्नर का रोल तो जब नेता चुना जाएगा, सरकार बनाने का दावा समर्थन के साथ पेश करेगा, तब शुरू होगी। राहुल जी का आखिरी कमेंट की बहुत ही, मैं कहूँ कि राजनीति में ऐसी तस्वीर जब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां वहाँ पर, और जो आज दिख रहा है जैसे प्रदीप जी ने कहा कि 2 और 3 विधायक वाली पार्टियां ये तय कर रही हैं कि आपका विधायक दल का नेता कौन होना चाहिए और तभी आप सरकार बना सकते हैं। ये अब हमारे यहाँ जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक तो उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की अपनी एक उससे कुछ विकृतियाँ पैदा होती हैं। उसके बाद बहुमत तय करने के जो तमाम अलग अलग संभावनाएं कई बार बनती रहती हैं खंडित जनादेश में, वो ऐसी होती है। तो ऐसे मामले में हर बार सुप्रीम कोर्ट के पिछले पहले क्या हुआ और जो संविधान है, इनके बीच में फैसला करने का होता है। और हमने ये देखा है कि कई बार राज्यपालों ने जो फैसले लिए हैं ऐसे कई जटिल मामलों में, उनको चुनौती दी गई है, कई बार पलटना पड़ा है। तो ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन कम से कम अब ये अंतिम अस्त्र या 2 ही बचेंगे कि या तो सदन के पटल पर इस बात का फैसला हो कि बहुमत किधर है, और दूसरा या फिर राष्ट्रपति शासन हो। तो अब देखते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कल तक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन कोशिशें तो अब रात भर चलेंगी। कल रात भर भी चली हैं, आज भी चलेंगी। और ये दुखद पक्ष है, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि ऐसे जब एक दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार भी पूरा ना हुआ हो, तब मौका मिलने की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब हमारे यहाँ जैसी राजनीति हो गई है, उसमें हम अभी बहुत गरिमामय राजनीतिक व्यवहार और बातचीत की अपेक्षा नहीं रखें तो बेहतर होगा। तो फिलहाल आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दर्शक अपनी राय सुझाव में भेज सकते हैं। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। नमस्कार।